सवेरे की शुरुआत दिल्ली की वो कॉलोनी जहां बहुमंजिला इमारतें तो थीं, पर छतों से रिश्तों की गर्माहट गायब हो चली थी। उनमें से एक फ्लैट में रहता था मोहित त्रिपाठी, एक सरकारी बैंक में क्लर्की करने वाला, जिसकी उम्र कोई 38 वर्ष के आसपास रही होगी। जीवन की बुनियादी ज़रूरतें उसने अपने प्रयासों से जुटा ली थीं। पत्नी, माँ और एक स्थायी नौकरी, बस संतोष नहीं जुटा पाया था। मोहित की पत्नी नेहा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करती थी। वेतन अच्छा था, पर समय का कोई ठिकाना नहीं। सुबह सुबह 8 बजे घर से निकल जाती और रात को कोई 9 बजे लौटती। माँ शकुंतला देवी, जो गांव की मिट्टी से जुड़ी महिला थीं, अब बेटे के पास स्थायी रूप से रहने चली आई थीं। पति स्वर्ग सिधार चुके थे और गांव की अकेली कोठरी में अब न शरीर टिकता था न मन। शकुंतला देवी को अब शहर की मशीन जैसी जिंदगी खलने लगी थी, और सबसे ज्यादा खलता था नेहा का कामकाजी होना। अरे बेटा, जब से ये बहू नौकरी पर जाने लगी है तब से घर जैसे घर नहीं रहा। ना खाने का समय तय, ना बात का, ना सुबह की चाय, ना शाम की थाली। माँ का यही राग दिन रात गूंजता रहता। नेहा के लिए ये सब सहना आसान नहीं था। वो सुबह उठती, अपना नाश्ता खुद बनाती, कई बार माँ के लिए भी कुछ बनाकर छोड़ देती, फिर ऑफिस भागती। लौटते वक्त थकान से चूर होती, पर माँ के कटाक्ष ताज़ा कर देते। मोहित सुबह 6 बजे उठता, पहले माँ के लिए चाय बनाता, फिर खुद तैयार होता। दोनों महिलाओं के बीच खिंचाव को वह अपनी खामोशी से रखने की कोशिश करता, पर दीवारें कब तक दरारों को सहन करतीं। यादों का कोना शकुंतला देवी का मन गांव की उन गलियों में अटका था जहां बहुएं सुबह 4 बजे उठकर घर का झाड़ू पोंछा करती थीं। उनके मन में आज भी वही छवि थी, सिर पर पल्लू डाले, सास के पैर दबाती बहू की। नेहा जो ऑफिस जाते हुए पैंट कुर्ता पहनती थी, मोबाइल पर इंग्लिश में बात करती थी और कई बार देर रात तक लैपटॉप पर काम करती रहती। उसे देखकर शकुंतला देवी को अक्सर लगता जैसे बहू नहीं, कोई अफिसर घर में किराए पर रह रही हो। पता नहीं किस ग्रह की लड़की लाई है तू, एक बार उन्होंने झुंझलाकर मोहित से कहा था। कहाँ वो बिमला भाभी की हर वक्त हाथ में परात, पल्लू सिर पे, और कहाँ ये हमारी नेहा, जिसे छुट्टी के दिन भी सास का हाल पूछने की फुर्सत नहीं। मोहित चुप रहा था। कई बार वह नेहा से कहता, थोड़ा माँ के पास बैठ लिया करो, उन्हें लगता है तुम उनसे दूर दूर रहती हो। नेहा थकी मुस्कान के साथ जवाब देती, बैठूं भी तो क्या करूं, माँ जी हर बात में शिकायत ही तो करती हैं। मैं ऑफिस में बॉस की डांट सहूं, घर आकर उनकी बातों का भार भी, कभी तो कोई समझे मुझे भी। और फिर एक लंबा सन्नाटा। रिश्ता या रस्साक्षी। घर का माहौल अब दो ध्रुवों में बन चुका था। एक और माँ जो हर बात में बहू को दोष देती थी, चाहे वह रोटी की मोटाई हो या पानी में कम नमक। दूसरी ओर नेहा, जो ये महसूस करती थी कि सास सिर्फ सास नहीं, एक जज हैं जो उसके हर काम का मूल्यांकन करती रहती हैं, हमेशा असंतुष्ट रहती हैं। मोहित के लिए ये घर अब आराम की जगह नहीं रहा था। अब वह ऑफिस जाने को ज्यादा शांति का काम समझने लगा था। कम से कम वहां कोई उस पर ताने नहीं कसता, कोई आंखों से उपेक्षा नहीं करता, और ना ही कोई उसकी चुप्पी को कायरता समझता। कभी कभी वह बालकनी में खड़े होकर सोचता, क्या मेरा दोष सिर्फ इतना है कि मैं एक बेटा हूं और एक पति भी। सामाजिक दबाव, रिश्तेदारों की बातें अलग थीं। जब वे त्योहारों पर आते तो माँ खुलकर अपनी शिकायतें कहती, हमारी तो अब घर में कोई पूछ नहीं, बहू को देखो जैसे हम कोई बोझ हों। और ये मोहित सारा दिन चुप्पी साधे रहता है। रिश्तेदारों की नज़रें नेहा को ऐसे देखती जैसे वह घर की बहू नहीं, किसी केस की मुलजिम हो। नेहा सब कुछ सहती क्योंकि वह जानती थी, अगर वह जवाब देगी तो माँ और भड़केंगी, रिश्तेदार और बातें बनाएंगे, और मोहित शायद और चुप हो जाएगा। एक बार नेहा ने मोहित से कहा, कभी मेरी तरफ से भी बोलो ना, माँ को समझाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये कहकर वह हर बार मेरी भावनाओं को कुचल देती हैं। मोहित बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकलते। वह जानता था माँ अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां समझाना आसान नहीं। और नेहा, वह उसकी जीवन संगिनी है, जो कंधे से कंधा मिलाकर चला रही है घर। पर वह स्वयं बस बीच का आदमी बनकर रह गया था। 8 बजे घर से निकलती तो उसका चेहरा एक साफ नकाब पहन लेता, मुस्कुराहट का। वो नकाब जो ऑफिस के बॉस, सहकर्मियों और क्लाइंट्स के लिए ज़रूरी था, पर भीतर कुछ और चलता था। एक थकावट, शारीरिक नहीं मानसिक। ऐसा लगता जैसे हर रोज एक युद्ध लड़ना हो, एक घर के भीतर, दूसरा घर से बाहर। ऑफिस में वो नेहा मैम कहलाती थी, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, प्रोफेशनल।
लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा खुलता वह फिर वही बहू बन जाती जिसके हर कदम पर पहरे थे। जब कभी वो मॉर्निंग मीटिंग से पहले माँ के लिए नाश्ता बनाती और टिफ़िन पैक करते समय गैस की लौ ज़रा तेज़ हो जाती तो बाहर से आवाज़ आती, जैसे जानबूझकर जला रही हो खाना। आजकल की बहुएं तो चाय में भी गुस्सा घोल देती हैं। नेहा इन बातों को कभी नज़रअंदाज करती, कभी मन ही मन रिसती। उसे शिकायत थी कि मोहित कभी बीच में बोलता नहीं। तुम हमेशा माँ को बचाते हो, क्या मेरा कोई वजूद नहीं इस घर में? उसने एक रात बिस्तर पर लेटे लेटे कहा। मोहित ने करवट बदली लेकिन जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका जवाब खुद से भी छिपा हुआ था। मोहित का मौन, मोहित की चुप्पी अब आदत बन गई थी। उसके भीतर एक मूक ज्वालामुखी धधक रहा था। वो जानता था माँ ने उसे अकेले पाला था, बहुत संघर्ष किए थे। पिताजी की मृत्यु के बाद माँ ने खेतों में काम किया, गांव की पंचायतों से लड़ी, उसे पढ़ाया लिखाया और शहर तक पहुंचाया। वो ये भी जानता था नेहा नौकरी करती है, घर का खर्चा बांटती है, मॉडर्न है पर स्वार्थी नहीं। वो माँ के लिए दवाइयाँ लाती है, सब्जी लाकर फ्रिज में रखती है और महीने के अंत में माँ की पेंशन जैसी नियमित राशि भी देती है, बिना माँ से कुछ कहे। लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक लंबा सूना गलियारा था जिसमें कोई पुल नहीं था। और मोहित उस पुल का निर्माण करना चाहता था, पर कंक्रीट उसके पास नहीं था। भावनाओं की ईंटें तो थी, पर भाषा का मसाला नहीं था। वह कई बार ऑफिस में बैठकर गूगल करता, सास बहू के झगड़ों से पति कैसे निपटे, पर जो जवाब मिलते थे वे या तो व्यंग्य होते या मजाक। कोई भी इस मानसिक थकान को गंभीरता से नहीं समझता। रिश्तों की राजनीति मोहल्ले में सबको पता था। त्रिपाठी जी की बहू नौकरी करती है, सास जी अकेली रहती हैं और बेटा कुछ नहीं बोलता। रविवार को जब मोहित और नेहा बाजार जाते तो पड़ोसने माँ से कहती, बहू को कहिए कभी हमारे यहाँ भी आकर बैठ जाया करे। अब तो ऑफिस जाने वाली बहुएं पड़ोसियों को भी भूल गई हैं। शकुंतला देवी मुस्कुराकर कहती, कहने से क्या होगा बहन जी, जिसे घर की सास से फुर्सत नहीं वो बाहर क्या जाएगी। इन बातों की भनक नेहा को भी लगती। कभी कभी जब वह शाम को माँ के कमरे में जाकर बात करने की कोशिश करती तो माँ टाल देती, तू थक गई होगी, जा आराम कर, सास से क्या बात करेगी। नेहा चाहकर भी नजदीक नहीं जा पाती। एक पत्र जो कभी लिखा नहीं गया। एक दिन मोहित ने रात को चुपचाप डायरी निकाली और कुछ लिखना शुरू किया। माँ, मैं जानता हूं आपने बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन क्या मैं वो बेटा नहीं रहा जिसे आपने भरोसे से पाला था? क्या आज मेरा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि मैं आपकी शिकायतें सुनता रहूं और कुछ न कहूं? नेहा आपकी बहू नहीं, मेरी पत्नी भी है। उसे अपनाने में अगर आप बाधा बनेंगी तो मैं किस ओर जाऊंगा? मैं नहीं चाहता कि यह घर सिर्फ छत से डंका हो, मैं चाहता हूं यह भावनाओं से भी भरा हो। कृपया थोड़ा समझिए, आपके बेटे को अब माँ नहीं, साथी की जरूरत है जो मिलाकर चल सके, न कि बांट कर। पर यह पत्र सिर्फ डायरी में लिखा रहा, मुंह तक कभी नहीं आया। माँ की चुप्पी का मतलब, एक शाम माँ बहुत चुप थी। नेहा ने हल्के स्वर में पूछा, माँ जी कुछ चाहिए? शकुंतला देवी ने सिर हिलाया, नहीं। मोहित ने भी महसूस किया माँ का चेहरा आज गमगीन था। पूछा, ठीक तो हो? हाँ बेटा, बस नींद नहीं आ रही, तेरे पिताजी की याद आ रही है। सोच रही थी अगर वो होते तो शायद मैं इतनी अकेली नहीं होती। मोहित समझ गया, माँ की शिकायतों के नीचे असल में अकेलेपन की परतें थीं। उन्हें नेहा से नहीं अपने समय से गिला था। उनका अतीत अब वर्तमान से टकरा रहा था और वह टकराहट नेहा के रूप में सामने आ रही थी। उस रात मोहित ने पहली बार माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, आप अकेली नहीं हैं, हम हैं ना। और नेहा भी। शकुंतला देवी की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक साधारण दिन जो साधारण नहीं रहा वह रविवार था। सर्दियों की सुबह थी। धूप बालकनी पर उतर आई थी, पर घर के भीतर अब भी ऊँघता सा सन्नाटा था। नेहा ने सोचा, आज माँ से खुलकर बात करेगी, शायद बातों से कोई पुल बने। वह रसोई में गई, माँ की पसंद का उपमा बनाया और चाय में अदरक डालकर ट्रे में रखा। माँ जी, आपके लिए कुछ बनाया है, आइए ना, बाहर धूप में बैठते हैं। शकुंतला देवी चुपचाप आई, ट्रे से एक कप उठाया। अरे, इतना अदरक डाल दिया है, गला जल रहा है। नेहा का मन खट्टा हो गया। माँ जी, आपने ही तो कहा था कल की अदरक वाली चाय पसंद है। हाँ कहा था, पर ज्यादा नहीं। और ये उपमा इतना सूखा क्यों है? हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं बनता। नेहा चुप रही, पर उसकी आंखें बोलने लगीं।
पहली दरार जोर से गूंजी। उस दिन दोपहर में नेहा ने मोहित से कहा, अब नहीं होता मुझसे। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन माँ जी को मुझसे बस शिकायत ही करनी है। क्या मैं घर की नौकरानी हूँ? ऑफिस से छुट्टी मिली तो यहाँ ताने शुरू हो जाते हैं। मोहित ने कहा, तुम समझती क्यों नहीं? माँ को अब जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, बस सम्मान चाहिए। उन्हें लगता है वो हाशिए पर हैं। और मुझे क्या चाहिए मोहित? मैं भी इंसान हूँ। तुम दोनों के बीच झूलती रहती हूँ। एक तरफ तुम्हारी माँ, दूसरी तरफ तुम्हारी खामोशी। उस दिन नेहा की आवाज़ ऊंची हो गई। शकुंतला देवी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थीं। सब सुन लिया था। बहुत हो गया, उन्होंने कड़क आवाज में कहा। तू अब मुझे बेइज्जत करेगी इस घर में? अच्छा होता तू किसी और घर जाती। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को थाम लिया। माँ जी, मैं कुछ नहीं कहती थी अब तक, क्योंकि आपकी उम्र का लिहाज था। लेकिन आज मुझे साफ कहना है, ये मेरा भी घर है, और हर रोज बेइज्जती सुनना अब और नहीं होगा। मोहित बीच में आया। बस करो नेहा, माँ से इस तरह बात मत करो। तो क्या माँ कुछ भी कहें और मैं सहती रहूं? नेहा ने भर्राए स्वर में कहा। उस रात खाना नहीं बना। माँ अपने कमरे में थी, नेहा बालकनी में। मोहित ने बाहर से खाना मंगवाया, पहली बार। आत्मग्लानि की आंच रात को मोहित ने माँ के कमरे में जाकर धीरे से कहा, माँ थोड़ा समझने की कोशिश करो। नेहा भी इंसान है। आप उससे बात करने की कोशिश क्यों नहीं करती? माँ ने धीरे से उत्तर दिया, मैंने तुम्हें पाला है, पर आज लगता है मैं ही पराई हो गई हूं। बहू की बातों ने मुझे तोड़ दिया। अब इस घर में मेरा दम घुटता है। मोहित कुछ नहीं बोल सका। फिर वो नेहा के पास गया। तुम भी थोड़ा नरम हो सकती थी। माँ को जो कहना था धीरे भी कहा जा सकता था। नेहा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं हर रोज धीरे ही कहती हूँ मोहित, पर जब हर बार अनदेखा किया जाए तो आवाज खुद ऊंची हो जाती है। वो रात तीनों के लिए बिना नींद के बीती। सुबह का उलाहना। अगली सुबह शकुंतला देवी का ब्लड प्रेशर लो हो गया। नेहा तुरंत डॉक्टर को फोन करके दवाइयां लाई। माँ को गर्म सूप बनाया, सिर दबाया, लेकिन माँ ने उसका हाथ छटक दिया। बहू हो या डॉक्टर, दर्द वहीं रहेगा। तुम दवा दे सकती हो, अपनापन नहीं। नेहा अंदर तक कांप गई, लेकिन कुछ नहीं कहा। मोहित ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ली। उसे लगा जैसे उसके जीवन की दोनों दिशाएं अलग अलग जा रही हैं, और वह बीच में खड़ा दोनों को बचाने की कोशिश में खुद को खोता जा रहा है। पुरानी तस्वीरें, नई समझ। शाम को माँ के कमरे में अलमारी साफ करते हुए मोहित को एक पुराना एल्बम मिला। उसमें एक तस्वीर थी, पिताजी और माँ की, खेतों में साथ बैठे हुए। माँ की मुस्कान उस तस्वीर में अलग थी, गहरी, सच्ची। वो तस्वीर लेकर माँ के पास गया। माँ, आप इस तस्वीर में बहुत खुश लग रही हैं। माँ ने तस्वीर को छूते हुए कहा, क्योंकि तब मुझे लगता था कि मेरी दुनिया पूरी है। अब बस कुछ रह गया है शायद। मोहित चुप रहा। उस रात नेहा चुपचाप माँ के कमरे में गई, तस्वीर माँ के पास रख दी और धीरे से बोली, मैं आपकी बहू होने से पहले एक बेटी होना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें। माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर आंखों में जो नमी थी वह शब्दों से ज्यादा साफ थी। जहां टकराव चरम पर पहुंचा, लेकिन उसी टकराव में एक नई शुरुआत की चिंगारी भी चमकी। रिश्तों की गर्माहट। उस रात जब नेहा माँ के कमरे से लौटी तो मोहित ने पहली बार आंखों में सीधे देखा और पूछा, क्या तुम सच में माँ के साथ रिश्ता सुधारना चाहती हो? नेहा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे भी थकान होती है मोहित। हर रोज अपमान सहकर कोई भी पत्थर नहीं बन सकता। मोहित ने उसका हाथ थामा। मैं अब और चुप नहीं रहूंगा। बस तुम मेरी बात मानो, एक बार फिर कोशिश करो। ये घर सिर्फ ईंटों से नहीं चलता, भावनाओं से चलता है। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम साथ हो तो कोशिश जरूर करूंगी। अगले दिन रविवार था। सुबह सुबह नेहा ने माँ के कमरे में जाकर कहा, माँ जी, आज आपके हाथ की वो मीठी सेवई खानी है, गांव वाली रेसिपी। शकुंतला देवी ने चौंक कर देखा। वर्षों बाद किसी ने उनसे खाना बनवाने की इच्छा जताई थी। अब तुझसे कहूंगी तो कहेगी, सास ने काम थोप दिया। नहीं माँ जी, नेहा मुस्कुराई, आज बेटी की फरमाइश है। माँ कुछ नहीं बोली, पर उठी और रसोई में चली गईं। नेहा उनके साथ खड़ी रही, मसाले पूछती, पानी नापती और बीच बीच में हंसती। मोहित बालकनी से यह दृश्य देख रहा था। दिल में एक अजीब सी राहत थी। एक छोटा मोड़। उस दोपहर जब सेवई सबने साथ बैठकर खाई तो माँ ने अचानक कहा, तेरे हाथों में पकाने की समझ है बहू, बस गांव का अनुभव नहीं। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अब माँ जी से सीखूंगी ना, फिर दिल्ली की बहू में गांव की मिठास भी होगी।
मोहित की आंखें नम थीं। वर्षों बाद ये तीनों एक साथ बैठे थे, ना कोई ताना, ना कोई चुप्पी। मोहल्ले में जो लोग अब तक कहते थे कि इस घर में चैन नहीं, वे अब कहने लगे, त्रिपाठी जी के घर की बहू सास तो मिसाल बन गईं। शकुंतला देवी धीरे धीरे मोहल्ले की औरतों को बताने लगीं, मेरी बहू नौकरी करती है पर घर भी देखती है। अब तो मुझे कंप्यूटर चलाना भी सिखा रही है। और नेहा भी अब घर लौटने पहले माँ के पास जाती, फिर कपड़े बदलती। मोहित का पत्र। कुछ दिनों बाद मोहित ने अपनी डायरी से वह अधूरा पत्र निकाला जो उसने कभी माँ के लिए लिखा था। अब उसमें आखिरी पंक्ति जोड़ी, और अब जब माँ और नेहा दोनों मुस्कराती हैं, तब मुझे लगता है कि मैंने खुद को भी वापस पा लिया है। उसने वह पत्र जला दिया, क्योंकि अब वो शब्दों में नहीं, घर के हर कोने में जीवित था। एक नई शुरुआत। कुछ महीने बाद एक दोपहर शकुंतला देवी मोहल्ले की सविता चाची के साथ बैठी थीं। अरे चाची, हमारी नेहा तो अब मेरी सहेली बन गई है। हम दोनों शाम को साथ साथ सीरियल देखते हैं और उसने मुझे मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाना भी सिखा दिया है। सविता चाची हंस पड़ी। तुम्हारी बहू तो वाकई भाग्यशाली है। नहीं चाची, शकुंतला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कम भाग्यशाली नहीं। वहीं घर के भीतर मोहित और नेहा अपने मोबाइल पर हंसते हुए तस्वीरें देख रहे थे। माँ की नई प्रोफाइल पिक्चर, जिसमें उन्होंने गुलाबी साड़ी पहनी थी और पृष्ठभूमि में तुलसी का पौधा झिलमिला रहा था। अंतिम पंक्तियां। अब वह घर फिर से घर लगने लगा था। मोहित अब सुबह की चाय माँ के साथ पीता, रात को नेहा से दिन की बातें करता, और सबसे ज्यादा अब वह खुद से भी संवाद करता। उसने जाना, बीच का आदमी होना अभिशाप नहीं है। अगर वह चाहे तो दो ध्रुवों के बीच पुल बन सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सबसे मुश्किल काम दो लोगों को अलग करना होता है, लेकिन असल में सबसे बड़ा संघर्ष तब होता है जब कोई एक इंसान दो अपनों के बीच फंसा होता है। न पूरी तरह बेटा बन पाता है, न पूरी तरह पति, बस चुप रहकर टूटता जाता है। अगर आपने कभी किसी रिश्ते में मौन की चुभन महसूस की है, तो इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, आईना भी होती है। इस वीडियो ने आपको छू लिया हो तो हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही सच्चे और संवेदनशील किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में जिंदगी बोलती है।